Hello ladies and gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. And guys यार थोड़ा यार सॉरी मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पाया 5 दिन से. I was stuck in kind of a business, ठीक है. So it was kind of hectic, so I couldn't make videos on those days. But I'm back right now. All right. So I'll make videos continuously and you will get your videos regularly. All right. तो आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे हमारा वो है हमारा लैंड फॉर्म्स में. ज्योग्राफी का लेक्चर है हमारा लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन. ठीक है. तो हम यहाँ पर लैंड फॉर्म्स की बातें करेंगे कि किस तरीके से आपका रनिंग वाटर की वजह से यानी कि आपकी रिवर की वजह से, आपकी जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी वजह से, आपके ग्लेशियर्स की वजह से, ठीक है, एंड आपके आप कह सकते हो सी करंट की वजह से कौन कौन से हमारे लैंड फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो इरोजनल लैंड फॉर्म हो चाहे वो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हो. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हमारे रनिंग वाटर यानी रिवर्स के द्वारा बनाए जाने वाले आपके लैंडफॉर्म्स के बारे में. ऑलराइट. तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैंडस्केप्स डेवलप्ड बाय रिवर्स इन इट्स कोर्स. मतलब जब रिवर बहती है, ठीक है, तो अपने कोर्स में कौन कौन से वो लैंडस्केप्स या फिर लैंडफॉर्म्स बनाती है. ठीक है. तो यहां पर आपका आएगा, देखो आपकी 3 स्टेज होती है किसी भी रिवर की. एक तो यूथ स्टेज जब वो बेसिकली आपकी पहाड़ियों में से निकल रही है, ठीक है. दूसरी मैच्योर स्टेज और लास्ट उसकी ओल्ड स्टेज. ठीक है. जहां पर वो बेसिकली अपने समुद्र में मिलने वाली होती है या फिर जहां पर वो बेसिकली आप कह सकते हो किसी बड़ी वाटर बॉडी से मिलने वाली होती है. ठीक है. तो देखो आपकी जो यूथ स्टेज में जब रिवर बहेगी तो क्या क्या बनाती है, वो बनाएगी नैरो वी शेप्ड वैलीज. ठीक है. नैरो वी शेप्ड वैली बनाएगी. इसमें जो फ्लड प्लेन्स होंगे, ठीक है, बहुत ही नैरो फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगे आपको. ठीक है. इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये रिवर बह रही है, ठीक है, और इसके आसपास जो फ्लड प्लेन्स है वो काफी कम एरिया में होगा. ठीक है. वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स या फिर आपको फ्लड प्लेन्स देखने को ही नहीं मिलेंगे. बेसिकली आपने देखा होगा यूथ स्टेज में रिवर के आसपास से रेत वगैरह नहीं होती है, वो उसकी मेच्योर स्टेज में आपको रेत वगैरह इसके फ्लड प्लेन्स दूर दूर तक देखने को मिलते हैं मेच्योर स्टेज में. ठीक है. तो आपकी यूथ स्टेज में वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स और नो फ्लड प्लेन्स. ठीक है. मार्शेस, स्वाम्प एंड लेक्स आपको देखने को मिल सकते हैं. मिएंडर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था झेलम रिवर है, ठीक है, वो यूथ स्टेज में है बट स्टिल मिएंडर्स बनाती है. ठीक है. तो झेलम का केस आ जाएगा यहाँ पर. और वाटरफॉल और रैपिड्स आपके एग्जिस्ट करेंगे इसमें. ठीक है. जितने भी ये मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जो भी इसमें पॉइंट बताए हैं वो आपको याद रखने हैं. वो पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर इन यूथ स्टेज. तो आपसे बोल देगा वहां पर वाइडर फ्लड प्लेन्स. तो आपको पता होना चाहिए कि यूथ स्टेज में वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स या फिर ऑलमोस्ट नो फ्लड प्लेन्स बनाती है रिवर. ठीक है. जब रिवर अपनी मैच्योर स्टेज में आ जाती है, जब उसका थोड़ा जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, वो आपका बेसिकली कह सकते हो इतना फास्ट नहीं रहता है. ठीक है. थोड़ी स्लो करके बहती है वो. ऑलराइट. तब वहां पर बनाती है वो डीप वी शेप्ड वैलीज. उसके जो फ्लड प्लेन्स होंगे काफी वाइड होंगे. ठीक है. इस तरीके से रिवर बहेगी तो उसका फ्लड प्लेन्स बेसिकली यहाँ तक आएगा, क्योंकि वो इस तरीके से भी बह सकती है. थोड़ा दूर दूर जाके भी जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि रिवर जो है उसका जो बहने का एरिया होता है, ठीक है, वो काफी बढ़ जाता है. और फिर जब बारिश कम होती है तो उसके बाद यहाँ पर वो रेत वगैरह छोड़ जाती है, यानी यहाँ पर वो अपने फ्लड प्लेन्स बना लेती है. तो आपकी मैच्योर स्टेज में रिवर जो है वो वाइडर फ्लड प्लेन्स बनाती है. ठीक है. ऑलराइट. यहाँ पर स्वाम्प, मार्शेस, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे. ठीक है. स्वाम्प बेसिकली वो दलदल वाले एरिया, ठीक है, और वाटरफॉल्स वगैरह आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे. और यहाँ पर मिएंडर्स बनते हैं. ये तो फीचर है आपकी जब रिवर मैच्योर स्टेज में होती है तो उसका तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो मिएंडर्स बनाती है. ठीक है. वहीं पर जब रिवर अपनी ओल्ड स्टेज में आ जाती है, ठीक है, तो वहां पर उसकी स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज आर फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट्स. ठीक है. बेसिकली आपको जो रिवर की स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगी. ठीक है. मतलब इतनी ज्यादा कोई इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं होगी और जो ग्रेडियंट होगा वो भी काफी धीमा हो जाता है. आपने देखा जब बेसिकली रिवर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ गंगा रिवर की, ठीक है, तो जब वो आपके बे ऑफ बंगाल में जाने वाली होती है, ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी छोटी छोटी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है और उसका जो आप कह सकते हो ग्रेडियंट होता है वो काफी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो डेल्टास वगैरह बनाती है. जितना भी सामान होता है मतलब अपने साथ सैंड, सॉइल, स्लेट लाती है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है. इतना फ्लो नहीं होता है कि इतना ज्यादा इसके अंदर फ्लो नहीं होता है कि वो समुद्र में ले जा सके. ठीक है. तो यहाँ पर इस तरीके से डिपोजिशन हो जाता है और यहाँ पर एक डेल्टा बनता है. ठीक है. यहाँ पर आप देखना वाइड मिएंडर्स बनेंगे. जो मिएंडर्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से वो काफी वाइड होंगे. काफी वाइड वाइड मिएंडर्स ये आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. और यहाँ पर आपको लेक्स, स्वाम्प्स एंड मार्शेस वगैरह दोबारा से देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो लेक्स, स्वाम्प, वाटरफॉल्स वगैरह आपको मैच्योर स्टेज में नहीं मिलते हैं. वहीं पर लेक, स्वाम्प्स एंड मार्शेस ओल्ड एंड आपके यूथ स्टेज में देखने को मिल सकते हैं.
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक इसी तरीके से याद रखने हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे इसमें रनिंग वाटर की। रनिंग वाटर में हम बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, कि किस तरीके से जब कोई रिवर बहती है या पानी बहता है, ठीक है, तो जब वो जहां जहां से बहता है ना, तो वहां वहां से चीजों को इरोड करके, मतलब जैसे कि यहाँ पर कोई जगह है, ठीक है, सैंड, सॉइल, पेबल्स वगैरह हैं, उनको अपने साथ बहा के ले जाती है। और जब वो वहां से एक जगह से बहा के ले जाती है, ठीक है, तो इस जगह पर बेसिकली डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जब इस जगह से सामान चला जाता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर सैंड, सॉइल वगैरह होती है, यहाँ से रिमूव होने के बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो इसमें सबसे पहला जो आता है आपका, वो आते हैं मोनैडनॉक और इंसेलबर्ग एंड पेनिप्लेन। तो देखो, जैसे मान लो ये कोई आपका रॉकी एरिया है, रॉकी टाइप एरिया है, ठीक है, इस तरीके का रॉक वाला एरिया है। यहाँ से आपका किसी टाइम पर मतलब बहुत ज़्यादा पानी बहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी बहा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा ना, ये पानी बहता रहेगा और अपने साथ धीरे 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 अपने साथ यहाँ पर से पेबल, सॉल्ट, सैंड वगैरह को बेसिकली ले जाता रहेगा निकाल के। ठीक है, तो एक टाइम बाद क्या होगा ना, एक टाइम बाद आप देखोगे आप कि कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर खड़े हुए दिखाई देंगे। ये प्लेन हो गया, ठीक है, ये प्लेन है, और मतलब ये जो इस तरीके से प्लेन था ना यहाँ पर, ठीक है, ये पानी लगातार बहता रहा यहाँ पर, ठीक है, और आप कह सकते हो कि ये वाला एरिया बच गया और बाकी इस तरीके से अपने साथ वो रिवर बहा के ले गई अपने साथ। ठीक है, तो ये तो बन गया प्लेन। ठीक है, और इस तरीके के जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से रॉकी स्ट्रक्चर बनते हैं, रॉकी स्ट्रक्चर, ठीक है, इनको बोलते हैं हम मोनैडनॉक या फिर इंसेलबर्ग। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मोनैडनॉक या फिर इंसेलबर्ग। और ये जो प्लेन बना है, इसको बोलते हैं हम पेनी प्लेन। ऑलराइट, बात समझ में आई? तो रिवर के बहने की वजह से रिवर अपने साथ लैंड को इरोड करके ले जाती है, और कुछ रॉकी स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इनको बोलते हैं मोनैडनॉक और इंसेलबर्ग। और ये जो प्लेन डेवलप होता है इरोजन की वजह से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेनी प्लेन। ऑलराइट, फिर आपका दूसरा इरोजनल लैंडफॉर्म आता है। देखो इसमें क्वेश्चन में बताऊं किस तरीके से आएगा। आपसे बोल देगा रनिंग वाटर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ रनिंग वाटर। ठीक है, तो आपको ये सारी जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, सब कुछ याद रखने हैं एग्जैक्टली। ठीक है, इनके नाम तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। ठीक है, और जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे बनते हैं वो भी याद होना चाहिए, स्टेटमेंट देख के भी वो पूछ लेता है। ठीक है, फिर जो दूसरे तरीके के आपके इरोजनल लैंडफॉर्म आते हैं रनिंग वाटर के, वो आते हैं आपके जॉर्ज एंड कैनियन। ठीक है, देखो जॉर्ज आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे, इस तरीके के, जब कोई रॉक वगैरह रॉक होती है, ठीक है, तो रॉक के बीच में से जब रिवर बहती है, ठीक है, तो इस तरीके से उसको काट देती है। इस तरीके से मान लो पहले इस तरीके से रॉक थी, रिवर ने बहना शुरू किया, ठीक है, तो ओवर द टाइम ये उसको काट देगी और फिर यहाँ से ऐसे रिवर बहेगी। ठीक है, तो ये तो हो जाता है आपका जॉर्ज। ठीक है, इसे कहते हैं हम जॉर्ज। देखो जॉर्ज के बारे में क्या क्या लिखा है यहाँ पर, डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स है, बहुत ही स्टीप या फिर ऑलमोस्ट स्ट्रेट साइड्स मिलेंगी, और डीप वैली है, काफी गहरा है ये, ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट टॉप एज वेल एज बॉटम। देखो यहाँ पर जितनी चौड़ाई है, आपको ऊपर भी ऑलमोस्ट उतनी ही चौड़ाई देखने को मिलेगी। ठीक है, फॉर्म्ड इन हार्ड रॉक्स, जो आपकी हार्ड रॉक्स होती हैं उसमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कावेरी रिवर जो बहती है आपके तमिलनाडु के धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहां पर वो जॉर्ज बनाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर आता है आपके कैनियन। कैनियन देखो आपको किस तरीके देखने मिलेंगे, कैनियन आपको इस तरीके देखने मिलेगा, ये। ठीक है, और यहाँ से सेंटर से रिवर बह रही होगी। स्टीप स्टेप लाइक स्लोप्स, ऑलमोस्ट देखो स्टेप की तरह दिख रहे हैं, सीढ़ियों की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप लाइक स्लोप, ठीक है, और इनकी जो गहराई होती है मे बी डीप एज जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज से जितने गहरे हो सकते हैं। वाइडर एट इट्स टॉप एज कंपेयर टू इट्स बॉटम, देखो टॉप पे कितना ज्यादा वाइड है एज कंपेयर टू बॉटम, बॉटम पे इतना ही वाइड है सिर्फ चौड़ाई में, और टॉप पे काफी ज्यादा वाइड है। फॉर्म्ड इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बेडेड इस तरीके से रॉक्स होती है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स हॉरिजॉन्टल वाली, उनमें इस तरीके से पानी बहता रहता है, एंड ओवर द टाइम आपके कैनियन बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से रॉक इरोड हो जाती है, रॉक को काट देता है पानी, और इस तरीके से आपको कैनियन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मोनेडनॉक और इंसेलबर्ग एंड पेनिप्लेन एंड जॉर्ज एंड कैनियन। ठीक है, ऑल राइट, फिर आते हैं आपके पोथोल्स एंड प्लंज पूल्स। तो देखो जब लेट्स सपोज यहाँ से कोई रिवर आ रही है, ठीक है, ऊपर से यहाँ से कोई रिवर आ रही है, ठीक है, तो रिवर जब इस तरीके से इसकी सरफेस पे गिरेगी ना, ओवर रॉक बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स, स्मॉल डिप्रेशन कॉल्ड
पोथोल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। जब इस तरीके से पानी गिरता है ना तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको गड्ढे दिखाई मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसके सरफेस में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब लगातार पानी गिरता रहता है तो यही गड्ढे कंबाइंड होके वैली बना लेते हैं। मैनी पोथोल्स कंबाइंड टू मेक वैलीज, ठीक है। तो यही आपके वैली बन जाती है, इस तरीके से यहाँ पर आपको वैली डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एक होता है इसमें आपका प्लंज पूल, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आपका एक रॉक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर है आपकी हार्ड रॉक, ठीक है। और ये आपकी सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो इस तरीके से पानी इस तरीके से गिरता रहेगा और कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से जब पानी यहाँ पर गिरता रहेगा ना तो एक पूरा इस तरीके से गड्ढा बन जाएगा, और राइट सॉफ्ट रॉक में गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। और फिर पानी यहाँ से इस तरीके से इसमें से जब भर जाएगा तो इस तरीके से फिर आगे बहने लगेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, प्लंज पूल्स, ठीक है। तो इरोजन की वजह से आपका पोथोल्स बनते हैं और पोथोल्स कंबाइंड होकर वैली बनाते हैं, और इसके साथ साथ प्लंज पूल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सॉफ्ट रॉक को पानी काट देता है रिवर का, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लंज पूल देखने को मिलता है, ठीक है। आपको फिर इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मिएंडर भी देखने को मिल सकते हैं। वेरी डीप एंड वाइड मिएंडर्स फाउंड इन हार्ड रॉक्स में जो मिएंडर्स देखने को मिलेंगे ना, ऐसे समझो कि ये कोई रॉक थी, ठीक है। रिवर आई और इस तरीके से वो काट के चली गई इसको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से बहता हुआ देखने को मिलेगा। आप डालना उसमें गूगल पे कोलोराडो रिवर यूएसए, तो आपको वहाँ पर इस तरीके से मिएंडर्स देखने को मिलेंगे जो रॉक को काट के बने हैं, ठीक है। रॉक को काटते हुए रिवर गई है कोलोराडो रिवर, ठीक है। और उसने यहाँ पर मिएंडर्स बनाए हैं। तो इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मिएंडर ये कहाँ बनते हैं, ये हार्ड रॉक्स में बनते हैं। ये भी आपका एक इरोजनल लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आते हैं आपके रिवर टेरेसेस, ठीक है। रिवर टेरेसेस आपके रिवर टेरेसेस पेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है, पेयर्ड हो सकते हैं या फिर अनपेयर्ड हो सकते हैं, अनपेयर्ड। पेयर टेरेसेस ऑलमोस्ट इस तरीके के आपको दिखेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली इस तरीके से देखो, है पेयर्ड है, आपस में पेयर्ड है, ठीक है। या फिर अनपेयर्ड भी देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से। इनमें कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। इनमें इस तरीके से कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड रिवर टेरेसेस भी देखने को मिलेंगे। ये भी आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। ये सारे नाम याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं रिवर के या फिर आपके रनिंग वाटर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, ठीक है। कि किस तरीके से वो किसी दूसरी जगह से इरोड किया हुआ सामान लाती है रिवर अपने साथ। रॉक्स लाएगी, पेबल्स लाएगी, सैंड लाएगी, स्लिट लाएगी, और उसको किसी जगह पे जब डिपॉजिट करती है, ठीक है, तो वहां पर जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको हम कहते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका एलुवियल फेंस। तो लेट्स सपोज आपकी रिवर आ रही है, ठीक है, पहाड़ से निकल के रिवर आ रही है। जब वो नीचे आएगी ना, नीचे आएगी तो इस तरीके से वो मतलब बेसिकली वाइडली इस तरीके से फ्लो करेगी, ऑलराइट। और यहाँ पर इस तरीके से मतलब छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटीज में भी बढ़ जाती है वो, ठीक है। और यहाँ पर वो थोड़ा सामान जो है मतलब अपने साथ जो पेबल्स रॉक्स वगैरह लाई है, ठीक है, उसको ये जो ज़्यादा भारी वगैरह होंगे, ठीक है, उसको यहाँ पर डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एलुवियल फैंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मतलब होते डेल्टास की तरह हैं, बट ये आप देखोगे डिपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस बाय रिवर्स ऑन द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स। बेसिकली ये माउंटेन से जब रिवर उतरेगी, ठीक है, तो उसका जो फुटहिल वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से एलुवियल फैन देखने को मिलेंगे जो कि बनते हैं डिपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस की वजह से, ठीक है। इसमें और आपके डेल्टास में एक सिग्निफिकेंट अंतर है, वो ये है एलुवियल फैंस में नॉट क्लियर डिपोजिशन एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई क्लियर डिपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा कि शुरू में बड़े पत्थर है, ठीक है, उसके बाद छोटे पत्थर, फिर उसके बाद और छोटे पत्थर, उसके बाद सैंड वगैरह। इस तरीके से आपको कोई क्लियर डिपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यहीं पर छोटे बड़े पत्थर आपस में मिले जुले देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रॉक्स और डेब्रिस आपको मिली जुली देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो जो आपके ह्यूमिड एरिया होते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो आप देखोगे वहां पर जो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर जो रिवर है वो स्पीड में बहेगी, ठीक है। और जब रिवर स्पीड में बहती है, ठीक है, तो वो बनाती है लो कोन, मतलब ज्यादा वाइड कोन नहीं बनाएगी, ठीक है। आपका लो कोन ड्यू टू वेरी हाई स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। ह्यूमिड एरिया में जहां पर काफी ज्यादा बादल बनाए तो यहाँ पर बारिश वगैरह हो रही है, ठीक है, तो इस एरिया में जो रिवर बहेगी काफी ज्यादा स्पीड से बहेगी और उसकी वजह से ज्यादा कोई वाइड कोन नहीं बनाएगी, ठीक है।
वहीं पर अगर मैं बात करूं एरिड और सेमी एरिड रीजन की, जहां पर बारिश बहुत ही कम होती है, तो वहां पर अगर कोई रिवर इस तरीके से माउंटेन से निकल रही है, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी ज्यादा नहीं होगी, ऑलराइट, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा पानी ही नहीं होगा, ठीक है, तो स्पीड भी ज्यादा नहीं होगी, और यहाँ पर इस वजह से ज्यादा स्पीड ना होने की वजह से वो जो कोन बनाएगी, हाई कोन या फिर आप कह सकते हो वाइड कोन बनाएगी, ड्यू टू कंपैरेटिवली लो स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। ह्यूमिड रिवर, ह्यूमिड एरिया जहां पर बारिश काफी ज्यादा होती है, वहां पर आपके लो कोन बनेंगे ड्यू टू वेरी हाई स्पीड ऑफ रिवर। वहीं पर जहां पर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है, जहां पर बारिश काफी कम होती है, वहां पर हाई कोन बनेंगे ड्यू टू कंपैरेटिवली लो स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली धीमे धीमे बहेगी, तो बेसिकली ज्यादा ये यहाँ पर डिपोजिशन करेगी, जिसकी वजह से आपके वाइड या फिर हाई कोन देखने को मिलेंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो पहला हो गया आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, एलुवियल फेंस, ठीक है। फिर आते हैं आपके दूसरे डेल्टास। आपको पता है डेल्टास कि रिवर इस तरीके से अपना जो जिस भी बड़ी वाटर बॉडी जैसे कि बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले, ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटीज में बढ़ जाती है, और यहाँ पर काफ़ी सारा सैंड, सॉइल, स्लिट वगैरह को डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मार्शेस जैसे एरिया देखने को मिलेंगे, ठीक है, दलदल टाइप एरिया को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सुंदरबन डेल्टा भी देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डेल्टा देखने को मिलेंगे। डेल्टा भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। डेल्टा मैंने बताया ना, डेल्टा में वेरी वेल सॉर्टेड एंड क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगा डिपोजिशन का, ठीक है। आपको मतलब बेसिकली आप अंतर बता सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा मतलब ज़्यादा रॉक्स वगैरह है, यहाँ पर थोड़ा फाइन डेब्रिस हो गई है, यहाँ पर और फाइन डेब्रिस हो गई है, ठीक है। तो ये आपको एक स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा डिपोजिशन का डेल्टास में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर में मिलेंगे फ्लड प्लेन्स देखने को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थर्ड आएगा आपका फ्लड प्लेन्स। जब रिवर इस तरीके से बहती है, ठीक है, तो आप देखोगे जब कहीं बारिश वगैरह होती है, ठीक है, तो रिवर में ज़्यादा पानी बहता है और रिवर थोड़ी और दूर तक बेसिकली आपकी बहने लगती है, या फिर विंड की वजह से भी जो रिवर है वो अपना चैनल बेसिकली चेंज करती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा दूर दूर तक पानी जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये इस तरीके से अपने फ्लड प्लेन्स को डेवलप कर लेगी, मतलब जहां तक इसका पानी जा सकता है, ठीक है, इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन्स, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका फ्लड प्लेन्स। फिर आते हैं नेचुरल लेवीज। जब रिवर देखो, रिवर इस तरीके से बह रही है, ठीक है, रिवर इस तरीके से बह रही है, ऑलराइट, ये उसका मतलब जो ड्रेनेज एरिया उसमें बह रही है, ठीक है। तो क्या होगा ना, ओवर द टाइम ये अपने साथ डेब्रिस वगैरह लेके आती रहेगी, ठीक है, और बैंक्स के साइड पे इस तरीके से यहाँ पर ये डिपोजिशन करती रहेगी, ठीक है, इस तरीके से बह रही है और यहाँ पर बैंक्स के साइड पे ये डिपोजिशन करती रहेगी। फिर कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद मतलब कुछ सीजन्स के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको ये इस तरीके से डिपोजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस डिपोजिशन को कहते हैं हम नेचुरल लेवीज। ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपके नेचुरल लेवीज, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल लेवीज, ऑलराइट। फिर मिलेंगे आपको पॉइंट बार्स। पॉइंट बार्स, देखो पॉइंट बार्स क्या होते हैं, इस तरीके का डिपोजिशन जो अलोंग द बैंक होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेवीज, ठीक है। फिर जब रिवर जो होती है वो बहती है, ठीक है, तो अपना चैनल चेंज करती है जिससे बह रही है और इस तरीके से मिएंडर्स बनाती है, ठीक है। तो जो कॉनकेव साइड है, देखो कॉनकेव साइड है, ठीक है, तो कॉनकेव साइड पे भी रिवर जब बहती है, ठीक है, तो इस तरीके से डिपोजिशन करती है, इस तरीके से ये बेसिकली डिपोजिशन कर रही है अपने डेब्रिस वगैरह का, इसको हम बोलते हैं पॉइंट बार्स, ठीक है। इनको हम बोलेंगे क्या, पॉइंट बार्स। ये होते हैं आपके पॉइंट बार्स, ठीक है। ये कॉनकेव साइड में डिपोजिशन होगा मिएंडर्स में, ठीक है, डेब्रिस का, जिनको हम बोलेंगे पॉइंट बार्स, ठीक है। और आपके मिएंडर्स आपको पता ही है इस तरीके से मिएंडर्स बना रही है। देखो अब जब रिवर बहती है ना, तो इस तरीके से ये बेसिकली चैनल चेंज करती है अपना बार बार, तो इस तरीके से आपको मिएंडर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, मिएंडर्स देखने को मिल रहे हैं, ऑलराइट। फिर जब ये मिएंडर्स बनाती है ना, तो ये तो हो गया इसका कॉनकेव साइड, ठीक है, यहाँ पर ये डिपोजिशन करती है और आपका पॉइंट बार बनाती है। जो आउटर साइड होता है ना, आउटर साइड होता है, यहाँ पर ये करती है कटिंग, ठीक है, यहाँ पर करती है बेसिकली एरिया को काटती हुई जा रही है ना, इस तरीके से काटती है, ठीक है। फिर क्या होता है ना, ओवर द टाइम क्या होगा, जैसे मान लो लेट्स सपोज बारिश हुई या फिर उसमें ज्यादा पानी आया रिवर में, तो उसके दूर दूर तक इस तरीके से मिएंडर्स बनाती है, ठीक है। फिर जब इसका पानी वगैरह कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अभी तक तो यहाँ तक बह रही थी, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरीके से जो रिवर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक अभी जा रही थी, ठीक है। फिर इसमें वाटर का फ्लो कम होने की वजह से या फिर जो कोरियोलिस फोर्स होती है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स भी बेसिकली जिस तरीके से विंड को डेविएट कराती है, उस तरीके से वाटर को भी ये डेविएट कराती है, ठीक है। तो जब यहाँ पर फ्लो कम हो जाएगा वाटर का, ठीक है, तो पहले तो यहाँ तक बह रही थी, फिर रिवर अपने वापस उसी चैनल में आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर जो होगा इस तरीके से
ये कट हो जाएगा एरिया, ठीक है, यहाँ पर एरिया कट हो जाएगा और यहाँ पर ये जो पानी भरा रह जाएगा, ठीक है, मिएंडर से बना हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम ऑक्सबो लेक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि मिएंडर्स के साथ ऑक्सबो लेक भी आपके एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो ये था आपका बेसिकली रिवर या फिर रनिंग वाटर के द्वारा बनाए जाने वाले इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ऑलराइट। तो अब जो हमारे इसमें नेक्स्ट आपका पार्ट आता है वो आता है ग्राउंड वाटर का, ठीक है, ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर किस तरीके से आपके लैंडफॉर्म्स बनाता है, ठीक है। देखो ग्राउंड वाटर ना कोई ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है, लैंडफॉर्म्स बनाने में, बट एक स्पेशल रीजन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन और डोलोमिटिक, ठीक है, लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट के बने हुए जो रीजन होते हैं ना, ठीक है, वहां पर आपको कुछ लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। और इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर जिस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, उसे ओवरऑल कहते हैं हम कार्स्ट टोपोग्राफी, कार्स्ट टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर की वजह से ये बात याद रखना, स्टार मार्क करना, कि कास्ट टोपोग्राफी जो बनती है वो ग्राउंड वाटर की वजह से बनती है। किन रीजन में, उन रीजन में जहां पर आपके लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बनती क्यों है, ड्यू टू डिपोजिशन, डिपोजिशन एंड सोल्यूशन, ठीक है, डिपोजिशन सोल्यूशन की वजह से बनती है। अगर ओवरऑल कहूं मैं तो केमिकल वेदरिंग की वजह से, केमिकल वेदरिंग की वजह से रेदर देन मैकेनिकल, ठीक है, केमिकल वेदरिंग की वजह से बनती है, ऑलराइट। कि बेसिकली देखो एक कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसे सरफेस है, जब इस सरफेस से पानी इस तरीके से रिस्क अंडरग्राउंड चला जाएगा ना, ठीक है, और यहाँ पर आपका डोलोमाइट और लाइमस्टोन वाला रीजन होगा, तो इससे जब वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके बेसिकली लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं हमारे, ऑलराइट। तो देखो इसमें हम पहले बात कर लेते हैं हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, ग्राउंड वाटर की वजह से कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ऑलराइट। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जब वाटर इस तरीके से फ्लो करता है ना, ठीक है, वाटर फ्लो करता है तो यहाँ पर कार्बोनेटेड वाटर होता है, ठीक है, बेसिकली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिली होती है, ठीक है। और जब वो लाइमस्टोन की सरफेस पे फ्लो करता है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्वेलो होल बनते हैं, ठीक है, इस तरीके सरफेस था और वाटर की फ्लो करने की वजह से इस तरीके से ये स्वेलो होल बन गए, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका स्वेलो होल, ठीक है। दूसरा, जब ये ज्यादा गहरा हो जाता है, ठीक है, ये स्वेलो होल, तो इसको हम बोलते हैं सिंक होल, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है ना, जैसे सिंक होल है, अब सिंक होल के नीचे लेट्स सपोज कोई केव है, मतलब नीचे हॉलो रीजन है, ठीक है, तो क्या होगा ना, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट टूट जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट टूट जाता है, तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर दिखाई मिलेगा। ये आप जो आपका जो सिंक होल था, ठीक है, अब वो एक कोलैप्स सिंक हो गया, नीचे केव है, ठीक है, नीचे एक खाली रीजन था, ये एरिया टूट गया इसका, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर कोलैप्स सिंक बन गया, ठीक है। तो इस कोलैप्स सिंक होल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डोलाइन, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, स्टार मार्क करना, कि डोलाइन क्या है। डोलाइन इज अ इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय ग्राउंड वाटर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोलैप्स सिंक होल, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, डोलाइन, ऑलराइट। फिर देखो जैसे सिंक होल बने हैं ना, ठीक है, सरफेस पे लाइमस्टोन की सरफेस पे सिंक होल बने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिंक होल्स बन सकते हैं, इस तरीके से दिखाया ना मैंने, सिंक होल बने हैं, ठीक है, सिंक होल, ऑलराइट। सिंक होल बन सकते हैं, जब बहुत सारे सिंक होल बने होते हैं ना, तो कभी कभी होता है कि आपस में अंदर से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, मतलब अंडरग्राउंड ये आपस में वाटर के फ्लो होने की वजह से अंदर इनके बीच में कनेक्शन बन जाते हैं, इधर से पानी आता है, मतलब इस तरीके से अंदर से कनेक्टेड रहते हैं। फिर क्या होगा ना, आप देखोगे ये जो ऊपर वाली वॉल है ना इनकी, ये ऊपर वाली वॉल, ये सब चीजें, ठीक है, ये डिजोल्व हो जाती है, ठीक है, ओवर द टाइम में डिजोल्व हो जाती है। तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं वैली सिंक्स या फिर ओवालास, ठीक है। ये देखो इस तरीके से था, पर ये बहुत डिजोल्व हो गई, जिसकी वजह से अब आपको पूरे पूरे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं वैली सिंक्स या फिर ओवालास, ऑलराइट। तो देखो एक तो हमारा बनता है स्वेलो होल, ठीक है, स्वेलो होल बनेगा, ठीक है। दूसरा आपका सिंक होल बनेगा, ठीक है। तीसरा आपका बनता है कोलैप्स सिंक होल, कोलैप्स सिंक होल, ठीक है, जिसको हम डोलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। चौथे आपके बनेंगे ओवालास, ओवालास,
ठीक है। और एक बनता है आपका इसमें, पांचवा बनता है आपका लैपिस। लैपिस, इस पे भी स्टार मार्क करना लैपिस पे, ठीक है। बेसिकली ऐसे ही सरफेस है, ठीक है। इस पे आप समझो 3D देखना, ऐसे समझो कि उठा उठा है ये, ठीक है। इस तरीके से मेज लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। मेज रनर मूवी देखी है, ठीक है, मतलब मेज होते हैं ना भूल भुलैया जैसे, इस तरीके से इधर भागो फिर इधर भागो इधर भागो, इस तरीके से मेज लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें होते हैं आपके रिजेस एंड ग्रूव्स। रिजेस एंड ग्रूव्स बनते हैं इसमें, ठीक है। बेसिकली आपका वही वाटर फ्लो होने की वजह से यहाँ पर, ठीक है, इरोजन होता है, जिसकी वजह से कुछ जो एरिया होता है वो सॉलिड रह जाता है, बाकी में इरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से मेज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इन मेज लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लैपिस। मेज लाइक स्ट्रक्चर, ये भी आपका एक इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्राउंड वाटर का, आपका कास्ट टोपोग्राफी का, ठीक है। तो आपका लेपिस आ जाता है। और एक आता है इसमें सिक्स्थ आपका लाइमस्टोन पेवमेंट। लाइमस्टोन पेवमेंट, ठीक है। लाइमस्टोन पेवमेंट यही है, ठीक है, स्मूथ लेपिस कह सकते हो आप। जब ये जो लेपिस वाला एरिया है, ठीक है, इसमें और इरोजन हो जाएगा, जब ये जो इसके मेज वाले जो सेक्शंस है, ठीक है, वो भी अब छोटे छोटे हो जाएंगे या वो भी इरोड हो जाएंगे, तो एक आप कह सकते हो कि जो रीजन बनेगा उसको हम बोलेंगे लाइमस्टोन पेवमेंट, ठीक है, यानी कि स्मूथ लेपिस। ऑलराइट, तो इरोजन लैंडफॉर्म में ग्राउंड वाटर के क्या क्या आएगा, स्वेलो होल, सिंक होल, कोलैप्स सिंक होल जिसको डोलाइन बोलते हैं, ओवालास मैंने अभी पीछे दिखाया था, लेपिस एंड आपका लाइमस्टोन पेवमेंट्स, ठीक है। ऑलराइट, ओके। फिर इसमें इरोजन की बात हो गई, ठीक है। फिर आते हैं आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। देखो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आपका क्या होगा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या क्या बनता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये केव है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर एक केव है। अब केव भी जो है ना वो भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म ही है, समझ लो, इस तरीके से वाटर बहा, ठीक है, और यहाँ पर एक केव बन गई। तो अगर आप चाहो, ठीक है, तो इसमें एक और आप लिख सकते हो, यहाँ पर सेवेंथ करके लिख लो, केव्स। केव्स एंड टनल्स, केव्स एंड टनल्स भी जो बनती है आपके कास्ट रीजन में, ठीक है, वो भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो जैसे केव है ना, तो यहाँ से बेसिकली आपका जो कार्बोनेटेड वाटर है, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पर रिजिस के थ्रू, ग्रूव्स के थ्रू इस तरीके से एंटर कर जाएगा। मतलब बेसिकली से जो थोड़ी बहुत गैपिंग होती है ना, क्रैक्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू एंटर कर जाता है, ठीक है। और जब भी कार्बोनेटेड वाटर लाइमस्टोन की सरफेस पे फ्लो करता है, ठीक है, तो वहां पर वो डिपोजिशन करता है, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका स्टेलेक्टाइट्स। स्टेलेक्टाइट्स जो होते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से वाटर के रिसने की वजह से, ठीक है, वाटर ऐसे जाता रहता है, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली ये मतलब ये रूफ की साइड से निकलते हैं, ठीक है। जो स्टेलेक्टाइट्स निकलते हैं वो आपके रूफ की साइड से निकलते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड ब्रॉड होंगे और नीचे की साइड पॉइंटेड होंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, स्टेलेक्टाइट एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। स्टेलेक्टाइट एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो कि रूफ से इमर्ज होता है, ठीक है। वहीं पर एक ये आता है आपका स्टेलेगमाइट, ठीक है। ये देखो ये हो रहा है आपका फ्लोर से इमर्ज, ठीक है। तो स्टेलेगमाइट हो रहा है आपका फ्लोर से इमर्ज इमर्ज तो जो स्टेलेगमाइट है वो भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ग्राउंड वाटर का, जो कि कार्स्ट टोपोग्राफी के अंडर में आता है, ठीक है। और ये फ्लोर से इमर्ज होता है, फ्लोर पे इसका सेक्शन वाइड होता है और ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर जब आपके स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट मिल जाते हैं ना, तो वो बनाते हैं पिलर, ठीक है। देखो ये नीचे से स्टेलेगमाइट और ऊपर का जब स्टेलेक्टाइट मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो एक पिलर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या क्या आएगा, आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आ जाएगा, पहला तो आएगा आपका स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा आपका पिलर, ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से बने, ठीक है। तो आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म और इरोजन की वजह से, यानी बेसिकली तोड़ने की वजह से जो लैंडफॉर्म बने थे, वो मैंने ग्राउंड वाटर के आपको दोनों बता दिए हैं। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आपका ग्लेशियर्स, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपका माउंटेन वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां पर आपका ग्लेशियर होगा, ठीक है। तो जब ग्लेशियर पिघलता है ना, पिघलता है, ठीक है, तो इस तरीके से ग्लेशियर सरकता है ऊपर से नीचे तक, नीचे की तरफ सरकता है। तो जब वो सरकेगा ना, तो बेसिकली काफी सारा इरोजन करता है वो, ठीक है, काफी सारा बेसिकली वो इरोजन करता है, अपने साथ डेब्रिस लेके आता है ऊपर से नीचे, ठीक है, अपने साथ पेबल्स लेके आता है, रॉक्स लेके आता है, ठीक है। तो बेसिकली वो जब ऊपर से नीचे खिसकता है, ठीक है, तो बहुत सारे
जो वहाँ की रॉक्स वगैरह होता है उनको तोड़ के साथ में लेके आता है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि ग्लेशियर की वजह से कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, यानी इरोजन की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो पहला आता है इसमें सर्क। सर्क, ठीक है, ये है आपका सर्क। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली लेट्स सपोज मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ब्लू कलर ले लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक टाइम पर इस तरीके से यहाँ पर ग्लेशियर था। ठीक है, ग्लेशियर था, ऑलराइट, यहाँ पर पूरा ग्लेशियर था। बट जब ग्लेशियर यहाँ से मतलब पिघला और नीचे की तरफ खिसका ना, ठीक है, तो अपने साथ इस जगह का आप कह सकते हो कि यहाँ से रॉक्स वगैरह ले गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो माउंटेन का जो ये वाला हिस्सा था ना, ये बेसिकली यहाँ पर एक हॉलो शेप सा बन जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्क। ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं हम सर्क, ऑलराइट। तो देखो, फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली। ठीक है, ठीक है, ये आपकी इस तरीके से ग्लेशियल वैली है। ठीक है, ग्लेशियल ट्रफ या इसको बोलते हैं हम ग्लेशियल वैली। ठीक है, देखो ग्लेशियल वैली के हेड वाले रीजन में ऊपर की तरफ आपको सर्क प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, सर्क प्रेजेंट मिलेंगे। और इसमें ना, इसमें आप देखोगे जब यहाँ पर जब ये मतलब अपने साथ रॉक इधर का जो इधर का जो ये रॉक वाला रॉक वगैरह था अपने साथ ले गया ना, जिसकी वजह से हॉलो शेप बन गया, सर्क बना। ठीक है, तो सर्क में आप देखना कि इस तरीके से आपको छोटे छोटे लेक मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पर लेक पाए जा सकते हैं वाटर के डिपोजिशन की वजह से, क्योंकि इस तरीके से काट के जाता है ना। ठीक है, इस तरीके से काटता हुआ जाता है। ये पहले ग्लेशियर था यहाँ पर। ठीक है, पूरा ग्लेशियर था। ग्लेशियर अपने साथ पूरा यहाँ से रॉक वगैरह ले गया उठा के। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर हॉलो बन गया है। ठीक है, अब इस हॉलो में बेसिकली आपको पानी देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे लेक्स बन जाते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हम टार्न लेक। ठीक है, टार्न लेक, तो देखो यहाँ पर लिखा रखा मैंने, हैव टार्न लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टार्न लेक्स देखने को मिल जाते हैं, तो स्टार मार्क करना। ठीक है, कि सर्क एक इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर का। ठीक है, और सर्क के बिटवीन में मतलब जहाँ पर सर्क बनते हैं वहां पर आपको टार्न लेक्स भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सर्क। दूसरा आते हैं आपके हॉर्न्स एंड एरिड्स। ठीक है, तो देखो जब बेसिकली ये सर्क बनते हैं ना, ये सर्क बन रहे हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली यहाँ पर ग्लेशियर था, बट वो काट कट मतलब अपने साथ यहाँ की रॉक वगैरह काट के ले गया। ठीक है, देखो जब 3 या उससे ज्यादा सर्क आपस में जुड़े हुए बनते हैं ना, एक ये सर्क बना है, एक ये सर्क बना है, एक ये सर्क बना है। ठीक है, तो उनका जो हेड होता है, हेड, तो यहाँ पर एक पॉइंटेड हेड देखने को मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं हम हॉर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हॉर्न, ऑलराइट। तो ये तो हो गया आपका हॉर्न। इसी के साथ साथ ये सर्क बन रहे हैं, तो ये जो सर्क की बाउंड्री होती है, दो सर्क की जो बाउंड्री होती है, एक ये वाला सर्क और ये वाला सर्क, इसको बोलते हैं हम एरीट। ठीक है, एरीट, या फिर इसको बोलते हैं सेरेटेड रिजेस। सेरेटेड, SER, जो सही से लिख देता हूं मैं, SERRATED, सेरेटेड रिजेस। ठीक है, तो दो सर्क के बीच की जो इरेगुलर बाउंड्री होती है, पॉइंटेड इरेगुलर बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं एरीट या फिर सेरेटेड रिजेस। और 3 या उससे ज्यादा जब सर्क आपस में बनते हैं, ठीक है, तो उनका एक पॉइंटेड हेड बनता है, जिसको हम बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, तो देखो हॉर्न्स एंड एरीट। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी मेंशन है कि जो आपकी एल्प्स माउंटेन रेंज है ना, एल्प्स माउंटेन रेंज, ये आपकी यूरोप एंड रशिया के बीच में है। ठीक है, जो आपकी एल्प्स माउंटेन रेंज है, ठीक है, उसकी जो हाईएस्ट पीक है मैटरहॉर्न, ठीक है, वो भी एक टाइप का हॉर्न है। ठीक है, वो एक टाइप का हॉर्न है, ऑलराइट। जैसे मैंने आपको हॉर्न दिखाया ना, वो एक टाइप का हॉर्न है। उसी तरीके से जो आपका माउंट एवरेस्ट है ना, आपके हिमालयस की हाईएस्ट रेंज, हाईएस्ट जो पीक है माउंट एवरेस्ट, सबको पता है। ठीक है, वो भी एक हॉर्न ही है। ठीक है, वो भी एक टाइप ऑफ हॉर्न है, ऑलराइट। फिर आपको यहाँ पर ग्लेशियल वैलीज और ट्रफ्स देखने को मिल जाएंगे। ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर का। ठीक है, ये देखो इरोजन की वजह से यहाँ पर बेसिकली आपको ग्लेशियल वैली या फिर ग्लेशियल ट्रफ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और देन इसमें फाइनली आपका आता है फियॉर्ड। ठीक है, फियॉर्ड, तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी जो ग्लेशियल वैली है, ठीक है, ये काफी आप कह सकते हो डीप बनती है, मतलब काफी गहरी बनती है। ठीक है, और जब ये समुद्र के या फिर किसी ओशन के पास में बनती है ना, ठीक है, ओशन या सी के पास में बनती है, तो सी का वाटर इसमें इस तरीके से एंटर कर जाता है। ठीक है, सी का वाटर इस तरीके से एंटर कर जाता है। अगर मैं बना के दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके से आपका, ठीक है, ये आपकी वो है ग्लेशियल वैली। ठीक है, और यहाँ पर सी का वाटर, जो समुद्र का वाटर है, ठीक है, वो इस तरीके से एंटर कर जाता है। ठीक है, एंटर कर जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फियॉर्ड। ठीक है, तो देखो लिखा है यहाँ पर वेरी डीप
ग्लेशियल ट्रफ्स फिल्ड विद सी वाटर एंड मेकिंग अप शोर लाइन्स। ठीक है, तो बेसिकली आपका समुद्र की शोर लाइन है वो बना रही है, और यहाँ पर बेसिकली बहुत ही डीप ग्लेशियल वैली है जिसमें समुद्र का पानी भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फियॉर्ड। ठीक है, तो फियॉर्ड भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है आपके ग्लेशियर्स का। ठीक है, तो सर्क है इसमें आपका ग्लेशियर्स में आपका इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से है? सर्क, हॉर्न्स एंड एरिड्स, ग्लेशियल वैलीज या फिर ट्रफ्स, एंड आपका फियॉर्ड। तो ये चारों अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, इन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, ऑलराइट। फिर बात करते हैं हम डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। ठीक है, तो सबसे पहले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर के होते हैं, जो डिपॉजिट होने से बनते हैं, सामान के किसी एक जगह पर डिपॉजिट करने से बनते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इसमें आता है सबसे पहले ग्लेशियल टिल। ठीक है, ग्लेशियल टिल क्या है? जब ग्लेशियर पिघलता है ना, ठीक है, ग्लेशियर ऐसे करके पिघलेगा, ठीक है, तो अपने साथ रॉक्स और डेब्रिस तो ऊपर से तो लेके आ रहा है, ऊपर से तो इरोड करके लेके आ रहा है। ठीक है, इरोड करके लेके आ रहा है। ठीक है, अपने साथ ऊपर से ये इरोड करके लेके आ रहा है। तो जो डेब्रिस होती है ना, डेब्रिस, ठीक है, अनअसॉर्टेड एंड फाइन डेब्रिस ड्रॉप्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियल टिल। तो यही जो डेब्रिस ग्लेशियर के साथ नीचे आती है, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल टिल। ठीक है, अनअसॉर्टेड होती है, मतलब कोई इसमें असॉर्टमेंट नहीं होता है कि छोटे 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 पत्थर एक साथ है, उसके बाद आपको बड़े पत्थर की रेंज मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं। छोटे बड़े पत्थर सब एक साथ मिलके ग्लेशियर के साथ नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अनअसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रिस ड्रॉप्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियल टिल। ठीक है, तो आपका डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स में हो गया ग्लेशियल टिल पहला। दूसरे होते हैं आउटवॉश डिपॉजिट्स। ठीक है, देखो जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे आ रहा था ना, नीचे आ रहा है, तो बेसिकली कुछ पार्ट इसका पिघल भी तो रहा होता है। ठीक है, तो जो ग्लेशियर के साथ आते हैं, ग्लेशियर के साथ रगड़ते हुए आते हैं, वो होती है आपकी ग्लेशियर टिल। ठीक है, बट जब ग्लेशियर पिघलता है तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाता है, इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रीम्स बहती हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी स्ट्रीम्स में जो थोड़ा बहुत डेब्रिस आता है ना, उसको बोलते हैं हम आउटवॉश डिपॉजिट्स। डेब्रिस कैरीड बाय मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, ये होता है असॉर्टेड एंड स्मॉल, मतलब छोटे छोटे कंकड़ों में ये बटा रहता है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये होते हैं आपके आउटवॉश डिपॉजिट्स। तीसरे आते हैं आपके मोरेन्स। ठीक है, मोरेन्स देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो देखो जो ऊपर से डेब्रिस वगैरह आता है ना, अब वो कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, वो कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा। देखो तो वो इस तरीके से यहाँ पर डिपॉजिट हो सकता है, ग्लेशियर से उतरा, ठीक है, और बेसिकली वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर टिल, जो ग्लेशियर टिल आ रहा है ना ऊपर से ग्लेशियर के साथ, ठीक है, तो जब वो अलोंग द फुटहिल्स, माउंटेन्स के अलोंग द फुटहिल्स सेटल होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम लेटरल मोरेन, लेटरल मोरेन्स। ठीक है, तो ये होता है मोरेन्स, जो ऊपर से ग्लेशियर टिल आ रहा है वो डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरीके से जब इस तरीके से ग्लेशियर का पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो वाटर के साथ आके थोड़ा और आगे जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोरेन बनेगी उसे हम बोलते हैं टर्मिनल मोरेन, टर्मिनल मोरेन। ठीक है, फुटहिल्स में सेटल हो रहा है डेब्रिस ग्लेशियर के साथ आके। ठीक है, तो आपका लेटरल मोरेन। इसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल में आपको मिलेगा मीडियल मोरेन, मीडियल मोरेन। ठीक है, तो आपका लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन, टर्मिनल मोरेन, ये बेसिकली आपके डिपॉजिट्स होते हैं ग्लेशियर टिल के, मोरेन्स। ठीक है, तो आपको क्या क्या हो गया? डिपोजिशन लैंडफॉर्म में ग्लेशियर टिल हो गया, आउटवॉश डिपॉजिट हो गया, और आपका मोरेन्स हो गया। ठीक है, फिर आते हैं आपके आउटवॉश प्लेन्स। ठीक है, आउटवॉश प्लेन्स बेसिकली जैसे आपका ये समझो, ये यहाँ पर प्लेन टाइप है। ठीक है, यहाँ पर पूरा ग्लेशियर था। ठीक है, यहाँ पर पूरा इस तरीके से ग्लेशियर था। अब ग्लेशियर पिघलेगा, ठीक है, पिघलेगा तो यहाँ पर पानी बनेगा। ठीक है, पानी बनेगा मतलब बेसिकली वाटर बनेगा। अब वाटर बनेगा तो क्या होगा? जब इस वाले पार्ट का समझो ये पूरा ग्लेशियर है, ठीक है, पूरा ग्लेशियर है, जब आगे वाले पार्ट का पानी बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर जगह खाली नहीं हो जाएगी, यहाँ पर जगह बेसिकली आपकी खाली हो जाएगी। ठीक है, और जितना भी आपका डेब्रिस वगैरह होगा वो डिपॉजिट होगा इस एरिया में। ठीक है, और फिर जो आप कहोगे, अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं, पहले एक ग्लेशियर था, ठीक है, ग्लेशियर था इस तरीके से, अब ये पिघल गया। ठीक है, पिघल गया तो अब इतनी जगह खाली हो जाएगी, तो अब देखोगे जो ग्लेशियर है वो इस तरीके से ऐसा लगेगा पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये जो प्लेन निकल के आता है इसको हम बोलते हैं आउटवॉश प्लेन्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आउटवॉश प्लेन्स। तो इतना भी याद रख लोगे कि आउटवॉश प्लेन्स एक इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर का, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आते हैं, इसके बाद आते हैं आपके एस्कर्स। ठीक है, एस्कर्स, तो ऐसा समझो कि ये आपका, ठीक है, ग्लेशियर है पूरा। ठीक है, ये पूरा आपका इस तरीके से ग्लेशियर जमा है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर एक समझ लो एक
कोई पासिंग है, ठीक है, मतलब जहां से वाटर बह रहा है इनसाइड, ग्लेशियर के इनसाइड वाटर बह रहा है, ठीक है, तो ओवर द टाइम क्या होगा ना, ये वाटर अपने साथ डेब्रिस वगैरह लेके आएगा और धीरे 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 इस डेब्रिस को यहाँ पर जमा करता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जमा करता रहेगा। ऑलराइट, फिर आप देखोगे जब जब अभी तो यहाँ पर ग्लेशियर है, जब ये ग्लेशियर पिघल जाएगा ना, तो उसके बाद आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा, ठीक है, इस तरीके से, मतलब अंडर वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर का पिघल गया अब जो दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मोटे मोटे से आपको पूरा एक लाइन में डिपोजिशन दिखाई देगा जमीन से उठा हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एस्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वाटर फ्लोइंग इनसाइड द ग्लेशियर, इनसाइड द ग्लेशियर। तो जब वाटर फ्लो करता है ग्लेशियर के अंडर में, तो वो अपने साथ मतलब डेब्रिस वगैरह को डिपोजिशन करता है उनका, ठीक है, और फिर जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो उसके बाद आपको इस तरीके से डिपोजिशन दिखेगा डेब्रिस का, डिपोजिशन ऑफ डेब्रिस, इसको बोलते हैं हम एस्कर्स, ठीक है। तो एस्कर्स भी एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म है ग्लेशियर का, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ड्रमलिन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जैसे एस्कर्स में इस तरीके से वाटर बह रहा था, अब ड्रमलिन्स में क्या होगा ना, ड्रमलिन्स में ये आपका ऊपर का पूरा ग्लेशियर है, लेट्स सपोज पूरा ग्लेशियर है, ठीक है, तो वाटर इस तरीके से बह रहा है, ऑलराइट, इस तरीके से बह रहा है इसमें, ठीक है। ओवर द टाइम क्या होगा ना, यहाँ पर वाटर से बह रहा था, ठीक है, ओवर द टाइम यहाँ पर डेब्रिस डिपोजिशन हो जाएगा, तो वाटर थोड़ा ऊपर से बहेगा, फिर थोड़ा और ऊपर डेब्रिस का डिपोजिशन हो जाएगा, तो वाटर फिर और थोड़ा ऊपर चढ़ के बहेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई मिलेंगे, ठीक है, ये भी डेब्रिस के डिपोजिशन से ही बनेंगे इस तरीके के स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ड्रमलिन्स, ठीक है, ड्रमलिन्स, ऑलराइट। तो ड्रमलिन का जो उठा वाला एंड होता है इसको बोलते हैं हम स्टॉस एंड, ठीक है, स्टॉस एंड, ठीक है, और इस वाले रीजन को बोलते हैं हम टेल, ठीक है। तो ड्रमलिन में दो एंड होते हैं आपके, जो आपका बल्ज्ड एंड होता है, उठा हुआ एंड होता है, उसको बोलते हैं स्टॉस एंड, और जो आपका कह सकते हो एक पॉइंटेड वाला एंड होता है, डाउनवर्ड की तरफ स्लोप्ड एंड होता है, उसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। और जो स्टॉस एंड होता है ये फेस करता है ग्लेशियर को, फेसिंग ग्लेशियर, ठीक है। और ये बात याद रखना कि जो आपका ड्रमलिन्स होते हैं, ठीक है, ड्रमलिन्स के बारे में एक बात याद रखना, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, कि ग्लेशियर आपका किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके बारे में ड्रमलिन्स बताते हैं, ठीक है, कि बेसिकली इधर ऐसे मूव कर रहा है या दूसरी तरफ मूव कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, वो आपको जानकारी मिलेगी ड्रमलिन्स की तरफ, ड्रमलिन्स से, ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि ड्रमलिन जिस तरफ से उठा हुआ होगा, ठीक है, वो पार्ट ग्लेशियर को फेस कर रहा होगा, ठीक है, वो पार्ट ग्लेशियर को फेस कर रहा होगा, और जो टेल वाला पार्ट होगा वो अवे फ्रॉम द ग्लेशियर मूवमेंट होगा, तो ग्लेशियर बेसिकली इस तरीके से मूव कर रहा होगा, ऑलराइट, ठीक है। तो इतनी बात याद रख लेना, आपके डिपोजिशन लैंडफॉर्म ग्लेशियर के हैं, ग्लेशियर टिल, आउटवर्स डिपॉजिट, मोरेन्स, आउटवर्स प्लेन्स, एस्कर्स एंड आपके ड्रमलिन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर्स के, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है वेव्स एंड करेंट्स का, कि किस तरीके से आपकी समुद्र में जो वेव और करेंट्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली बात जो नोट करने वाली है वो ये है, जो हाई रॉकी कोस्ट होते हैं, ठीक है, वहां पर आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स मैंने बताया था, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, वो आपके सबमर्ज्ड कोस्ट है, ठीक है, कि मतलब ये पहले इस तरीके से थे, फिर ओवर द टाइम पानी लगता रहा, तो फिर ये टूट गए यहाँ से, ठीक है, फिर पीछे की तरफ चले गए। मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पर डाउन, ठीक है, आप इस तरीके से जाओगे पूरे में यहाँ पर पानी पानी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर सीधा जो गहराई है वो शुरू से ही शुरू हो जाती है, ठीक है, इसलिए इनको सबमर्ज्ड कोस्ट कहते हैं, सबमर्ज्ड कोस्ट कहते हैं वेस्टर्न घाट्स पे जो कोस्ट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका जो पोर्ट है, शिप पोर्ट है, वो बनाना ईजी होता है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न घाट्स की, तो ईस्टर्न घाट्स आपके इमरजेंट कोस्ट है, इमरजेंट कोस्ट, ये आपके बनते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की वजह से। जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, वो इस तरीके से धीरे 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 जो
डेप्थ है लैंड की वो नीचे की तरफ बढ़ रही है और ये पूरा इस तरीके से वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है पोर्ट को बिल्ड करना, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो देखो यहाँ पर जो आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो आपके हाई रॉकी कोस्ट पे मिलेंगे आपको। हाई रॉकी कोस्ट आर डोमिनेटेड बाय इरोजनल लैंडफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स। वहीं पर लो सेडिमेंट्री कोस्ट, ठीक है, आर डोमिनेटेड बाय डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। मैंने बताया था ना, जो ईस्टर्न कोस्ट है आपका इंडिया का, ठीक है, वहां पर आपके डेल्टास बनते हैं, रिवर्स आके अपना यहाँ पर सैंड स्लिट वगैरह डिपोजिशन करती हैं, जिसकी वजह से मार्शी एंड स्वैम्प एरिया टाइप डेल्टास बनते हैं। और यहाँ पर आपने देखा भी था बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया था, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बन रहा था, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा बन रहा था, ठीक है। ऑलराइट, तो जो आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, वो आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स शो करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होंगे, यानी आपके जो मोस्टली आपको वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला आ जाता है इसमें क्लिफ्स। क्लिफ्स, ठीक है। तो देखना कि जैसे आप देखोगे इस तरीके से क्लिफ्स बने हुए होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके क्लिफ्स होते हैं। और यहाँ पर अगर कोई वेस्टर्न घाट्स गया हुआ है, मुंबई वाला रीजन देखा होगा, तो इस तरीके से क्लिफ्स रहते हैं और यहाँ पर समुद्र की लहरें इनसे आके लग रही होती है, ठीक है। फिर ओवर द टाइम ना, मतलब बहुत सालों में ये समुद्र की जो लहरें होती हैं इस तरीके से आती हैं, उसके साथ उसमें भी जो छोटे छोटे बहुत पेबल वगैरह डेब्रिस वगैरह आती है, वो इससे आके कंटिन्यूसली टकराती रहती है, ठीक है, इससे कंटिन्यूसली टकराती रहती है। तो ओवर द टाइम देखोगे ना कि ये जो क्लिफ वाला एरिया है, ठीक है, वो इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर टकराती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आप कह सकते हो इरोड हो जाएगा, ठीक है, इरोड हो जाएगा। तो आपको क्लिफ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर ओवर द टाइम क्लिफ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, क्लिफ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर ये ब्रेक होकर यहीं पर गिर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्लिफ का जो सामान होगा, मतलब डेब्रिस वगैरह होगा, रॉक वगैरह होंगे, यहाँ पर गिर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेरेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो क्लिफ ये हो गई और ये इस तरीके से टेरेस का फॉर्मेशन हुआ। तो पहली बात आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है क्लिफ, क्लिफ आ जाएगा इरोजनल लैंडफॉर्म में, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका टेरेस, जो क्लिफ के टूटने से आपका टेरेस बना है और ये पूरा फिर आपका वाटर है, ठीक है, ये वाटर है आपका। क्लिफ सबमर्ज भी हो सकते हैं कि मतलब बेसिकली ज़्यादा पानी है तो क्लिफ सबमर्ज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सॉरी टेरेस सबमर्ज हो जाएंगे, पर यहाँ पर आपको टेरेस मिलेगा, ठीक है। टेरेस भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। देखो क्लिफ के टूटने से यहाँ पर टेरेस बना है, यानी किसी चीज़ के इरोड होने से बना है, तो आपका ये टेरेस भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। फिर देखो इस तरीके से आपकी क्लिफ है, लेट्स सपोज ये आपकी क्लिफ है, ठीक है। तो इस तरीके से पानी आ रहा है इसमें, पानी इस तरीके से इसमें पूरे में लग रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा ना, जैसे मान लो थोड़ा सा यहाँ पर ये जो क्लिफ वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर लगातार पानी लगता रहा, तो क्या होगा, यहाँ पर एक केव जैसी बन जाएगी, यानी पानी जो है वो अंदर की तरफ गड्ढा कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक केव देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से केव बन जाएगी, आपने देखा होगा, जिससे फिर इस तरीके से पानी दूसरी तरफ भी निकलने लगेगा, या फिर हो सकता है कि पानी उसके सिर्फ अंदर जाए और दूसरी तरफ से ना निकले, ठीक है। फिर ओवर द टाइम क्या होगा, ओवर द टाइम ये जो इसका रूफ है ना, ठीक है, रूफ है ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो हमें केव बन गई, हमें अभी तक क्लिफ्स मिल गए, टेरेस मिल गए, हमारी केव्स भी बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है, केव्स मिल गई। फिर क्या होगा ना, ओवर द टाइम मतलब ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में कह सकते हो, डेकेड्स बाद ये इसका जो फ्लोर है या आप सॉरी रूफ है, ठीक है, वो यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। तो आप देखने को क्या मिलेगा, एक तो ये वाला ये क्लिफ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, दूसरा ये जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है, फिर बीच में से तो फिर पूरा पानी निकल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो टूट के गिर गया नीचे। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम स्टैक। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टैक, ठीक है, स्टैक्स। फिर ओवर द टाइम इसमें भी पानी लगता रहेगा तो ये और छोटा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम स्टम्प, स्टम्प, ठीक है। फिर स्टम्प भी इरोड करके फिर कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है, स्टम्प भी इरोड हो जाएगा पूरा, ठीक है, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर इसी तरीके से आपका ये प्रोसेस जो है ये होती रहती है, ठीक है। तो इरोजनल लैंडफॉर्म में आपका क्लिफ आएगा, टेरेस आएगा, केव्स आएगा एंड स्टैक्स एंड स्टम्प्स आएंगे, ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो यहाँ पर आपके फिर आता है आपका डिपोजिशन लैंडफॉर्म। डिपोजिशन लैंडफॉर्म में क्या क्या आएगा, जो आपके इसमें आएंगे आपके बीचेस एंड ड्यून्स, ठीक है। देखो जो वेस्टर्न कोस्ट पे बीच बनते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे बीच बनते हैं, ठीक है। तो बीच बेसिकली क्यों बनते हैं, या तो आपकी कोई जो लैंड के थ्रू, किसी रिवर के थ्रू कोई डिपोजिशन आ रहा है, या फिर आपका समुद्र के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर समुद्र की जब लहरें आ रही हैं, ठीक है, तो अपने साथ डेब्रिस वगैरह ला रही हैं और अलोंग द कोस्ट पे ये कह सकते हो आप डिपॉजिट करती जा रही हैं, ठीक है।
तो जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है, वहां पर जो आपको बीच मिलेंगे, ठीक है, वो मिलेंगे आपको शिंगल बीच, शिंगल बीचेस, ठीक है। तो ये बात स्टार मार्क करना कि वेस्टर्न कोस्ट पे आपको मिलेंगे सिंगल बीचेस। सिंगल बीचेस यानी ये कंपोज्ड होंगे, ये बने होंगे स्मॉल पेबल्स, ठीक है, एंड कॉबल्स के। पेबल्स और कॉबल्स मतलब सेम टाइप के पत्थर टाइप होते हैं, ठीक है। तो पेबल्स एंड कॉबल्स के आपके वेस्टर्न कोस्ट के जो बीचेस हैं उन्हें हम बोलेंगे सिंगल बीचेस, और ये पेबल्स एंड कॉबल्स के बने होंगे, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूं आपके जो ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे आपको जो रिवर के द्वारा लाइव हुए डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, अलोंग द कोस्ट आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से ड्यून्स, ठीक है। तो यहाँ पर बीचेस पे आपको अलोंग द कोस्ट ऑफ द सी इस तरीके से सैंड के ड्यून्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईस्टर्न कोस्ट पे आपको क्या मिलेंगे, सैंड ड्यून्स, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट के जो बीचेस होंगे वहां पर आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। तो ये बात याद रखना, वेस्टर्न कोस्ट पे सिंगल बीचेस और ईस्टर्न कोस्ट पे आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्योंकि किसी चीज के डिपोजिशन की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आपका, ये हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। फिर आता है आपका बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये मैंने माना कि ये आपकी लैंड है, ठीक है, मान लिया लैंड है, ऑलराइट। तो जो आप मतलब समझ लो आपका जो शोर है, ठीक है, आपका जो कह सकते हो बीच वगैरह है, मान लो बीच वगैरह है, ठीक है, वो है, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो दूर पे, ठीक है, बीच कोस्ट से दूर पे मतलब समुद्र के अंदर ही, ठीक है, डिपोजिशन से, ठीक है, रेत के डेब्रिस के डिपोजिशन से जो अपने साथ समुद्र से मतलब डिपोजिशन होता रहेगा एक जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बार बनेंगे, ठीक है, बार बनेंगे इस डेब्रिस के डिपोजिशन की वजह से, समुद्र में ही डेब्रिस के डिपोजिशन की वजह से इस तरीके से आपको बार देखने को मिलेंगे। इनको बोलते हैं हम ऑफशोर बार, ऑफ शोर बार्स, ठीक है, ऑफशोर बार्स, ऑलराइट। फिर जो लैंड के थोड़ा पास बनते हैं, ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हो कि और सैंड का डिपोजिशन हो जाएगा अगर ऑफशोर बार कोस्ट के पास में बने, ठीक है, और ज्यादा सैंड के डिपोजिशन की वजह से बने तो इसको बोलते हैं हम बैरियर बार, बैरियर बार, ठीक है। तो कोस्ट के थोड़ा पास बनेगा, सबसे दूर बनेंगे कोस्ट से ऑफशोर बार्स, ठीक है, कोस्ट के थोड़ा पास बनेंगे बैरियर बार्स, और यही बैरियर बार्स, यही बैरियर बार्स अगर जो आपका समझो कि जैसे ये आपका लैंड वाला एरिया है और यहाँ पर पूरा पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पूरा इस समय पानी पानी है, ठीक है, फिर ये पूरा पूरा मतलब पानी पानी है, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पर ये लैंड यहाँ तक जा रहा था, एक्सटेंड हो रहा था, ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा था, यहाँ पर अंदर पानी था, ऑलराइट। फिर अगर ये जो बैरियर बार है ना, ये इस लैंड से अगर जुड़ जाता है, ठीक है, जो बैरियर बार है ये लैंड से जुड़ा हुआ बनता है, तो इसको बोलते हैं हम स्पिट, स्पिट्स, ठीक है, ऑलराइट। तो आपके ऑफशोर बार, बैरियर बार, ठीक है, बैरियर बार, और आपके अगर बैरियर बार लैंड से जुड़ जाता है तो हम उसको स्पिट बोलते हैं, स्पिट्स, SPITS, ऑलराइट। और एक बात और देखना है यहाँ पर, जो आपका ऑफशोर बार है ना, आपका ऑफशोर बार है, ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट लिखना, फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट स्टॉर्म और सुनामी, स्टॉर्म और सुनामी। जब आपका कह सकते हो आप तूफान या सुनामी आता है तो उसकी जो फोर्स होती है ना, ठीक है, सबसे पहले उसको झेलने वाले या सबसे पहला जो डिफेंस होता है कोस्ट का, ठीक है, वो होते हैं आपके ऑफशोर बार्स, ठीक है। सबसे पहली जो इसकी फोर्स को झेलेंगे सुनामी की आती हुई या फिर वाटर की फोर्स को, वो ऑफशोर बार्स झेलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बैरियर बार्स, स्पिट वगैरह लाइन से ये लोग झेलते हैं, ऑलराइट। फिर आपने देखा होगा जैसे कि जो सुंदरवन वाला एरिया है वहां पर मैंग्रोव है, ठीक है, वहां पर आपको मैंग्रोव ट्रीज मतलब मैंग्रोव वाला रीजन मिलेगा, ठीक है। जो मैंग्रोव ट्रीज वगैरह होते हैं वहां पर, ठीक है, वो भी आपके जब सुनामी वगैरह या फिर बहुत तेज वेव्स आती हैं उनके उनके द्वारा जो आने वाली फोर्स है उसको झेलते हैं। अगर आप इन सबको मतलब आपका ऑफशोर बार खत्म हो जाए, मैंग्रोव वाला रीजन खत्म हो जाए ना, तो सबसे पहली जो फोर्स झेलने वाला इसमें एरिया होगा वो हम लोग होंगे। सीधा सुनामी आएगी, उड़ा के चली जाएगी, ठीक है, बीच में कोई रिड्यूस करने वाला फोर्स को नहीं होगा। हल्के से हल्का तूफान का भी जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे ऊपर अच्छा खासा पड़ेगा, ठीक है। तो खैर वो तो अलग बात है, बट यहाँ पर आप देखना कि ऑफशोर बार, बैरियर बार और स्पिट्स, ठीक है। तो देखो स्पिट बनते हैं, ठीक है, स्पिट बनते हैं बेसिकली आप समझ लो बे में बनते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल वगैरह है, ठीक है, तो वहां पर आपको स्पिट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर बैरियर बार इस तरीके से समझो, ये आपका पूरा पीछे का लैंड वाला एरिया है, ठीक है,
ये इस तरीके से स्पिट बनी है, स्पिट बनी है, ठीक है, स्पिट बनी है, ये आपकी स्पिट थी, स्पिट, स्पिट, ठीक है। और यहाँ पर आपका बे है, ठीक है। अगर स्पिट तो बन गई, फिर इसके पास में ही, ठीक है, बे के पास में ही एक बैरियर बार भी बन जाए, ठीक है, बैरियर बार भी बन जाए, तो क्या होगा ना कि यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही कम ओपनिंग रह जाएगी, ठीक है, कम ओपनिंग रह जाएगी, और ये ओवर द टाइम बिल्कुल इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है, ओवर द टाइम इस तरीके से बैरियर बार और स्पिट जुड़ जाएंगे। अब जो एक यहाँ पर थोड़ा मतलब यहाँ पर पानी रह जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लगून। क्या बोलेंगे उसको? लगून। तो आपका बे वाला एरिया था, वहां पर स्पिट बनी, ठीक है, फिर स्पिट में ही एक बैरियर बार भी जुड़ गया, ठीक है, तो यानी ये पूरा जो एरिया था वो एनक्लोज हो गया, ठीक है। जो एनक्लोज एरिया बनता है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लगून, ठीक है। फिर ओवर द टाइम डिपोजिशन की वजह से डेब्रिस वगैरह आती रहेगी, इसमें डिपॉजिट होती रहेगी, ठीक है, और फाइनली ये जो एरिया था यहाँ पर, ये पूरा आपका लैंड बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका बनेगा एक बीच, ठीक है, यहाँ पर आपका एक बीच बन जाएगा। ऑलराइट, तो आपका बीचेस एंड ड्यून्स, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स, ये सब आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आ जाते हैं। तो आई होप यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका बेसिकली वेव्स एंड करंट की वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म्स। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें, ठीक है, वो आता है विंड एंड रेन इन डेजर्ट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेजर्ट में किस टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो ये बात हम सब जानते हैं कि डेजर्ट में बेसिकली जो आपका विंड है वो एक काफी प्रोमिनेंट एजेंट हो जाता है लैंडफॉर्म बनाने में, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जो जमीन होती है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि बेसिकली वहां पर ज्यादा वेजिटेशन वगैरह तो है नहीं, इसकी वजह से जमीन गर्म हो जाती है, टूट जाती है, तो उसके सॉइल के पार्टिकल्स इस तरीके से जमीन के ऊपर बिखरे मिलते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जब जमीन गर्म हो जाती है ना, ठीक है, तो यहाँ पर से जो गर्म हवा होती है ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, गर्म हवा इस तरीके से ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से जो हवा का फ्लो होगा, ठीक है, उसके साथ जब ये फ्लो करती है इस तरीके से, ठीक है, उठ के ऊपर, तो क्या होगा, जो इसके यहाँ पर सॉइल वगैरह के सैंड वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसके साथ मूव करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जब ये इसमें हवा के साथ ये पार्टिकल्स फ्लो करते हैं ना, ठीक है, तो ये आप समझ लो बुलेट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, जब डेजर्ट में बेसिकली, ठीक है, तो मतलब बेसिकली जब ये हवा के साथ ये सॉइल के पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली बहुत सारा इरोजन भी करते हैं, अभी देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। और देखो जो डेजर्ट है वहां पर बारिश तो काफी कम होती है, लेकिन जब भी होती है तो वहां पर आप देखना बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है, जैसे मूसलाधार बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉरेंशियल रेन, टॉरेंशियल रेन, ठीक है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर देखो सॉइल के पार्टिकल वगैरह पड़े हुए हैं, तो जब बारिश होगी ना तो उसके साथ, बारिश के साथ भी बहुत सारा जो आप कह सकते हो सॉइल के पार्टिकल, मिट्टी वगैरह बारिश के पानी के साथ बहुत सारी बह जाती है, तो वहां पर भी इरोजन वाटर की वजह से भी, रेन की वजह से भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे, ऑलराइट, तो ये यहाँ पर आपका विंड और रेन की वजह से आपका यहाँ पर इरोजन होता है, ठीक है, इरोजन और डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर माउंटेन्स वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हवा बहती है तो हवा के साथ साथ जो रॉक्स वगैरह हैं वो भी नीचे की तरफ लुढ़क के आते हैं, ठीक है, हवा के साथ साथ भी नीचे लुढ़क के आएंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेजर्ट में मास वेस्टिंग देखने को मिलेगी, और आप कह सकते हो रेन की वजह से आपको यहाँ पर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, डेजर्ट में कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स, ठीक है। देखो जो आपके डेजर्ट होते हैं उसमें ही माउंटेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में भी माउंटेन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे माउंटेन है, ठीक है, अब यहाँ पर टॉरेंशियल रेन हुई, मूसलाधार बारिश हुई, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा वेजिटेशन वगैरह तो पाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, शीट इरोजन हो जाएगा, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो सॉइल वगैरह होगी वो बारिश के पानी के साथ बह जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा एक रॉकी स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ठीक है, इस तरीके का एक रॉकी स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब बेसिकली यहाँ से आपकी सॉइल वगैरह बह गई तो अंदर की जो रॉक है एक तरीके से सकते हो वो एक्सपोज हो गई है, ठीक है, वो एक्सपोज हो गई है, इसको बोलते हैं हम पेडिमेंट, पेडिमेंट, इसको बोलते हैं पेडिमेंट, ठीक है। फिर और ज्यादा इरोजन होगा, ठीक है, और ज्यादा इरोजन होगा तो ये पेडिमेंट और एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है, पेडिमेंट और एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि और इरोजन होने के बाद जो आपका माउंटेन वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो बहुत ही कम रह जाएगा और एक बड़ा रॉकी स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जो रॉकी स्ट्रक्चर था ना ये बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग, ठीक है, इंसेलबर्ग, जैसे मैंने पहले बताया ना इंसेलबर्ग और मोरेडनॉक, तो थोड़ी सी मतलब डिफरेंट होता है मोरेडनॉक और इंसेलबर्ग, यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो इंसेलबर्ग बन रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही चीज है एक तरीके से सकते हो,
ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, बट यहाँ पर इसको इंसेलबर्ग कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंसेलबर्ग बनेगा इसी की वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पर इंसेलबर्ग बन गया और फिर कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम बाद मतलब सालों बाद, ये भी इरोड हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से एक प्लेन बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं पैडी प्लेन। पैडी प्लेन। ठीक है, तो आपका टॉरेंशियल रेन की वजह से शीट इरोजन हुआ माउंटेन में, रॉकी स्ट्रक्चर एक्सपोज हुआ और इरोजन हुआ और एक्सपोज हुआ। ठीक है, फिर जो आपका रिलीफ था, जैसे माउंटेन था, वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया, हाइट में रिड्यूस हो गया। ठीक है, हाइट रिड्यूस्ड माउंटेन की। फिर यहाँ पर जो रॉकी स्ट्रक्चर बना उसे इंसेलबर्ग बोलते हैं। फिर इंसेलबर्ग भी जब इरोड हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लेन सरफेस बनता है जिसको हम बोलते हैं पैडी प्लेन। ठीक है, तो ये दो बातें, ये पहले आपके इरोजनल लैंडफॉर्म बन गए हैं। ठीक है, इंसेलबर्ग और देन आपका पैडी प्लेन। फिर आते हैं प्लायास। प्लायास देखो, माउंटेन वगैरह जो उठे हुए होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में, तो वहाँ पर बेसिकली ऐसे माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो अगर कोई माउंटेन से घिरा हुआ एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में जो प्लेन वाला एरिया होगा, ठीक है, तो जो भी बारिश वगैरह का पानी होगा ना, कभी कदा जो बारिश होती है उसका पानी होगा, ठीक है, वो यहाँ पर इस प्लेन में आके स्टोर हो जाता है। इसको बोलते हैं हम प्लाया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लायास। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली कुछ टाइम के लिए वाटर को रिटेन करेगा। ठीक है, रिटेन्स वाटर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, रिटेन वाटर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि पानी वहाँ यार थोड़े टाइम के लिए आता है तो पूरे साल कहाँ स्टोर कर लेगा। ठीक है, रिटेन वायर फॉर वाटर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। और देखना यहाँ पर सॉइल का डिपोजिशन भी हो जाता है ना, सॉइल का डिपोजिशन भी हो जाता है। जब वाटर उड़ जाता है तो यहाँ पर इन प्लायास में सॉल्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से इन प्लायास को और क्या कहते हैं हम, इन प्लायास को हम बोलते हैं एल्कली फ्लैट्स। एल्कली फ्लैट्स भी बोलते हैं। तो अगर पूछ ले विच इरोजनल लैंडफॉर्म इज कॉल्ड एल्कली फ्लैट्स, देन द आंसर इज प्लायास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लायास हो गया। ऑलराइट, फिर आपका इरोजनल लैंडफॉर्म में आता है डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स। ठीक है, डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स। तो देखो, डिफ्लेशन हॉलोज अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये है आपका डिफ्लेशन हॉलोज। इस तरीके से आपके रेत के टीले टाइप, बेसिकली जब हवा बहती है, ठीक है, जब बेसिकली विंड फ्लो करती है रेगिस्तान में, ठीक है, डेजर्ट में, तो इस तरीके से आपका रेत के टीले आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफ्लेशन हॉलोज, हवा बही, ठीक है, और इस एरिया का जो आपका रेत वगैरह था अपने साथ उड़ा के ले गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक हॉलो बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हॉलो बन जाएगा, इनको बोलते हैं हम डिफ्लेशन हॉलोज। ठीक है, और आपको इसी में केव्स भी देखने को मिल जाती है। जैसे ये कोई रॉक का सरफेस है, ठीक है, रॉक सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर हवा बहती रहती है और अपने साथ जो सॉइल के पार्टिकल आती है वो इससे टकराते रहते हैं, सॉइल वगैरह के पार्टिकल इससे टकराते रहते हैं रॉक के सरफेस में ना। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक छोटा सा आपको गड्ढा सा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं ब्लो आउट, ब्लो आउट्स। ठीक है, फिर इसमें इरोजन कंटिन्यूसली होता रहता है, तो फिर ये इस तरीके से बड़ा और गहरा गड्ढा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं केव्स। ठीक है, तो विंड की वजह से यहाँ पर डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड लास्ट आता है आपका मशरूम टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स। ठीक है, तो जैसे कोई रॉक है, अब जो रेगिस्तान में हवा बहती है ना, समझो बेसिकली एक बेसिक थोड़े बेस लेवल पे बहती है, थोड़ा नीचे नीचे बहती है। ठीक है, थोड़ा मतलब बेसिकली जमीन के आसपास बहती है, तो इस तरीके से अपने साथ सॉइल सैंड के पार्टिकल्स लाती रहती है और वो रॉक से टकराते रहते हैं, वो रॉक से टकराते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ कुछ सालों बाद, मतलब कुछ नहीं काफ़ी सालों बाद, आपको जो नीचे वाला एरिया होता है ना, ठीक है, वो इस तरीके से पतला हो जाता है। ठीक है, और ऊपर इस तरीके से आपका शेप रह जाता है। अब वो टेबल के शेप का भी हो सकता है, फ्लैट पेडेस्टल के शेप का भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके की रॉक्स मिलेंगी, जैसे मशरूम रॉक, टेबल रॉक, पेडेस्टल रॉक, ये आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म से। ठीक है, क्योंकि ये इरोजन की वजह से बन रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, फिर आते हैं आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आते हैं आपके सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स जो है वो काफी टाइप के होते हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स जो है वो काफी टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें बारचन्स। ठीक है, बारचन्स देखो इस तरीके से आपके सैंड ड्यून्स होते हैं। ऑलराइट, सैंड ड्यून्स, ये हवा इस तरफ से बह रही है, ठीक है, और जब हवा इस तरफ से बहेगी, ठीक है, तो जो हवा बहती है वो अपने साथ रेत वगैरह लाएगी और इस तरीके से यहाँ पर इसको डिपॉजिट कर देगी। अब इधर की साइड जो होगा बेसिकली ऐसे ऊपर की तरफ ये बन रहे होंगे। ठीक है, इस मतलब बेसिकली यहाँ पर जो एरिया होगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है, ऐसा एरिया बनेगा और यहाँ पर मतलब ये ऊंचाई होगी। ठीक है, ऊंचाई होगी, ये नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं सामने से दिखाऊं, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको एक बॉल टाइप दिखाई देगी और पीछे पूरा इस तरीके से ऊपर की तरफ रेत 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 होगी। तो ये होते हैं आपके बारचन्स।
तो बारचंस में क्या होता है, बारचंस बनते हैं, ठीक है, बारचंस बनते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला इसमें आ जाएगा बारचंस, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड के अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं बारचंस, ठीक है, ऑलराइट। और बारचंस को हम बोलते हैं क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स, शेप्ड ड्यून्स, क्रिसेंट शेप्ड, यहाँ लिखता हूँ मैं ड्यून्स, तो ये होते हैं आपके क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स, बारचंस, BARCHANS, ठीक है, और ये डायरेक्शन, विंड के डायरेक्शन के अपोजिट बनते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सीफ। देखो सीफ और बारचन में क्या अंतर रहता है, जहां आपके बारचन में 2 विंग्स हैं, एक विंग ये और एक विंग ये, ठीक है, सीफ में सिर्फ एक विंग रहता है, ठीक है, दूसरा विंग हाफ रहता है, ठीक है, और ये भी सेम डायरेक्शन के, वो विंड के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, इस तरीके से विंड बह रही है और ये इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया आपके सीफ, याद रखना, सीफ हैज ओनली वन विंग, एक विंग होता है, ठीक है, सीफ हैज ओनली वन विंग, और आपके बारचंस में 2 विंग्स होते हैं, एक ये विंग और एक ये विंग, ठीक है। फिर बनते हैं पैराबोलिक ड्यून्स, ठीक है, पैराबोलिक ड्यून्स आपके विंड की डायरेक्शन में बनते हैं, जिस डायरेक्शन में विंड बह रही है उसी डायरेक्शन में बनते हैं, ठीक है। पैराबोलिक ड्यून्स में यहाँ पर आपको थोड़ा वेजिटेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है, वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये आपके पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पैराबोलिक ड्यून्स हो गए। ट्रांसवर्स ड्यून्स 90 डिग्री पे विंड बह रही है और उसके देखो विंड ऐसे बह रही है और ये ऐसे बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल पे बनते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आपके लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी बनते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जब बनते हैं, ठीक है, जब आपका कह सकते हो आप, ठीक है, जब आपकी सैंड की सप्लाई पुअर हो, ठीक है, सैंड सप्लाई इज पुअर, मतलब विंड में ज़्यादा सैंड ना हो, ठीक है, सैंड सप्लाई इज पुअर, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लॉन्गिट्यूडनल ड्यूज बनेंगे। और सीफ के बारे में एक और बात देखना, सीफ जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है, हाइट इनकी सीफ की काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपका बारचंस, बारचंस आपके क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, फिर आपके सीफ बनते हैं, सीफ ड्यून्स में सिर्फ एक विंग होता है और ये काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। पैराबोलिक ड्यून्स में आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा और ये विंड की डायरेक्शन में बनते हैं। ट्रांसवर्स ड्यून्स आपके 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर बनते हैं विंड की डायरेक्शन के, ठीक है। और आपके लॉन्गिट्यूडनल जो आपके ड्यून्स हैं वो बनते हैं जब सैंड की सप्लाई पुअर होती है, ठीक है, तो आपके लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं और ये भी विंड की डायरेक्शन में ही बनते हैं, ऑलराइट। तो ये था आपका बेसिकली पूरा लैंडफॉर्म का चैप्टर, ठीक है, आई होप समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो ये लैंडफॉर्म के चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे को पता है यार काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू सम बिजी था, मतलब किसी जगह पर, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया तो मैं नहीं बना पाया था, मजबूरी समझ लो इसको, ठीक है, बट हाँ अब वीडियो कंटिन्यूसली आएगी, ऑलराइट। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।